निळ्या आकाशात रंगीबिरंगी पतंगी उडताना बघितल्या आहेत ना आपण? अरे, पतंग म्हटलं तर कशाची आठवण येते? अगदी बरोबर ओळखलं. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला असं म्हणत मकर संक्रांतीचा सण कॅलेंडर मधली त्याची तारीख दाखवून आपल्याला त्याच्या येण्याची आठवण करून देतोय. दरवर्षी 14 जानेवारीला मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला जातो. यंदा हा सण 15 जानेवारीला साजरा केला जाणार आहे. आपला देश कृषीप्रधान देश आहे. पौष महिन्यात शेतात नवनवीन पिकं आली असतात. त्या पिकांना म्हणजेच सर्व धान्यांना एकत्र करून सवाष्णी एकमेकींना सौभाग्याचं वाण देतात. या काळात थंडीचे वातावरण असते, त्यासाठी उष्णता म्हणून तीळ आणि गुळापासून पदार्थ तयार केले जातात. या संक्रांतीच्या दिवशी स्त्रिया या दिवसभर व्यस्त असतात आणि लहान मुले तसेच पुरुष ही गारव्यापासून वाचण्यासाठी उन्हात पतंग उडवत असतात. कदाचित म्हणूनच या सणाला पतंग उडवण्याची प्रथा रुजली असावी. तर दर्शको, आपण संक्रांत आणि पतंग याबद्दल तर माहिती जाणून घेतली. आता अमरावतीचे नामवंत पतंगाचे व्यावसायिक आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्या व्यवसायाबद्दल आणि पतंगीबद्दल आपण माहिती जाणून घेऊया. आपल्यासोबत आहेत अमरावतीचे नामवंत पतंगाचे व्यावसायिक जमीलभाई पतंगवाले. त्यांचं पूर्ण नाव आहे हाजी जमील अहमद हाजी अब्दुल समद. तर जमील सर, तुमचं आमच्या कार्यक्रमात स्वागत आहे. आणि मला सांगा की तुम्ही किती वर्षापासून हा पतंगाचा व्यवसाय करताय? ये तो मैं अपने बचपन से पतंग बनाते हुए देख रहा हूँ मेरे अब्बा को. 1965 में जब मेरा अब्बा फायर ब्रिगेड में लगे तो उस वक्त से भी वो उस फायर ब्रिगेड में लगने से पहले वो पतंग बनाते थे. तो जब से 1965 से तो मैं घर में अपने पतंग बनती हुई देख रहा हूँ. आणि ही पतंग कशी बनवली जाते? पतंग के लिए तो सबसे पहले बांस लाना पड़ता है और कागज़ लाना पड़ता है. बांस और कागज़ के बगैर तो पतंग बन नहीं सकती. लेकिन अभी हमने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए ना अभी, हाँ, वो उसमें न्यूज़पेपर जो आता ना, हाँ, उसकी पतंग बनाए थे. अच्छा. न्यूज़ प्रिंट की पेपर की पतंग पहली बार बनाए हमने. हाँ. और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में चले गया हो नाम. और कितनी प्रोसेस से होकर गुजरती है? एक पतंग बनाने के लिए 7 प्रोसेस लगते हैं हमारे को. अच्छा. पहले तो कटिंग करने का काम है. मैं कटिंग कर डिज़ाइन कट करके देता हूँ. हाँ. फिर बाद में दूसरे के पास में जाती पतंग, वो उसकी जॉइंट मार के उसके डिज़ाइन सेट करके देते. हाँ, हाँ. फिर वहाँ से आई तो फिर और उसकी छटाई करना पड़ता, साइज़ मिलाना पड़ता. हाँ. उसके बाद में थड्डा लगाने के लिए जो भी खड़ी कमची रहती ना, उसको थड्डा बोलते. उसके लिए फिर पतंग जाती दूसरे कारागिर के यहाँ. फिर वहाँ से वापस आती तो फिर वो जो अभी नीचे कारागिर बैठा हुआ है ना, हाँ. कमान लगा रहा हो, तो फिर वो कमान लगती. यानी देखो, कटिंग करना, थड्डा लगाना, कमान लगाना. अब उसके बाद में कमान लग गई तो फिर वो धागा लगाने के लिए उसको चारों तरफ से धागा लगाया जाएगा. अब वो 5वां प्रोसेस में फिर उसको धागे को मोड़ना है, उसको फिर चिट्ठी पट्टी करना है और फिर उसका तुक्का लगानी. यानी एक पतंग कंप्लीट करने के लिए 7 कारागिर लगते हैं हमारे को. अपने को ऐसा महसूस नहीं होता कि भाई कोई 7 कारागिर मिल के एक पतंग बनाते होंगे. ऐसा लगता है कि भाई बहुत आसान काम है, कोई भी बना सकता, लेकिन बहुत टेढ़ी खीर है. आम्हाला तर माहितीच नव्हतं की पतंग बनवायला एवढाही वेळ लागतो. आम्ही तर लहान असताना सरळ चौकोनी पेपर कापला, मध्ये 2 खराट्याच्या काड्या लावल्या, धागा बांधला आणि पतंग उडवली. एवढं सहज सोपी आमच्यासाठी लहान असताना पतंग बनवणं होती. पण एवढ्या प्रोसेसमधनं ती जाते हे आम्हाला पहिल्यांदा माहिती पडलं. आता मला सांगा की वेळ बदलतो आहे, काळ बदलतो आहे, आधुनिकतेकडे आपलं जग जाते आहे. आणि या आधुनिकतेकडे आपली नवीन पिढी वळत असताना काय बदलाव तुम्हाला या पिढीमध्ये दिसतो, किंवा या पतंगीला घेऊन जो एक खेळ आधी होता त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो? अभी तो कैसा है मालूम, कि जितने भी आउटडोर के गेम्स थे, ये जब से मोबाइल आया है ना, इसने आउटडोर में बच्चों को जाना ही बंद करा दिया. अभी कैसे, अभी अपन मैदान के सामने पहले गुजरते थे तो कोई गिल्ली डंडा खेलता था, तो कोई क्रिकेट खेलता था, कोई और खेल खेलता था. लेकिन आज मैदान खाली पड़े हुए, सारे बच्चे मोबाइल लेके घर में बैठे हुए. तो इसमें कैसा हुआ, मोबाइल की वजह से धंधे पे समझ लो बहुत सारा फ़र्क पड़ा है. क्योंकि मनोरंजन के साधन पहले कुछ थे नहीं. हमारे ज़माने में बस पतंग दिन निकला बच्चों को, शनिचर इतवार का तो बच्चे रास्ता देखते थे कि भाई कब शनिचर इतवार आता तो हम मांझा बनाएंगे. मांझा बनाने के वास्ते भी बहुत जुगाड़ करना पड़ता था बच्चों को. भाई सीरज कौन पकाएगा, कांच कौन कूटेगा, मांझा बनाएगा कौन. यानी 4-5 दोस्त मिल के मांझा तैयार करते थे. आज की पीढ़ी को मांझा कैसा तैयार होता इसके बारे में कोई माहिती नहीं है. इनके दौर में तो सिर्फ ये नायलॉन का मांझा आया और वो नायलॉन का मांझा ही इस्तेमाल करने लगे. अब आज सरकार ने नायलॉन के मांझे पे बंदी डाल दी है. तो मांझा, क्योंकि इससे बहुत सारे गलत
मैसेज जा रहे थे, लोगों को गले कट रहे थे, कुछ कट रहा था। तो इसलिए हमने भी सोचे कि भाई ये मांझे को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। लेकिन अभी सरकार ने पूरा मांझा बैन नहीं करी, अभी बैन हो गया। अब अपन बोलते कि भाई मांझा बैन है, लेकिन अभी भी बच्चे कहीं से ना कहीं से जुगाड़ करके मांझा चाइना का ला ही रहे। चायना मांजाबद्दल बोलते हैं। चाइना मांझा बट उसको यानी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। हाँ। तो जब तक कि ये पूरी तरह से चाइना मांझा ख़त्म नहीं होगा, जब तक के बच्चों को कॉटन मांझे की भाई कॉटन का मांझा होता करके ऐसा मालूम ही नहीं पड़ा। कसा तयार केला जातो हा मांजा जो तुम्ही सांगत आहात? ये तो भाई ये जो हमारे ज़माने में जो मांझा बनाते थे, पहले तो सीरज लाते थे, उसको पका के उसको चिकट बनाते थे, उसमें कांच थोड़ा सा डालते थे, रंग डालते थे और फिर मांझा तैयार हो जाता था। हाँ, अभी ये बच्चों को ये प्रोसेस ही नहीं मालूम। बरेली मांजा आप बता रहे थे। हाँ, अभी जो बरेली जो मांझा है ना, ये बहुत ज़माने से चलते हुआ आ रहा है। यानी ये मांझा यहाँ से अपने यहाँ से चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर एक्सपोर्ट होते रहता था। तो इसके और वो जो मांझा जो बरेली में जो बनता ना, वो मांझे को वहीं का एटमॉस्फेयर सूट होता। अच्छा। वहाँ पे जो मांझा बनता वो बहुत अच्छा बनता। हमने यहाँ पर बहुत कोशिश करे कि वैसा मांझा बनाए, लेकिन वो क्वालिटी उसकी बनती नहीं वैसी, अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर उसको सूट नहीं होता। ही नवीनच माहिती आपल्याला मिळते की मांजा तयार करण्यासाठी पण एक वातावरणाची गरज असते. नाही तर आम्हाला वाटत होतं की पीक घेण्यासाठी किंवा प्रत्येक याच्यासाठी जे लागतं, पण मांजा तयार करण्यासाठी पण एक पौष्टिक वातावरण त्याला लागतं हे माहिती नव्हतं. ही खरंच जरा वेगळी आणि महत्त्वाची माहिती तुम्ही आम्हाला दिली. आता मला सांगा, जसं आता मैदानी खेळाबद्दल तुम्ही बोललेत की आधी आपण बघायचो की आपल्याकडे मनोरंजनाची साधनं नव्हती, त्याच्यामुळे मैदानी खेळांशिवाय मुलांजवळ पर्याय नव्हता खेळायला. आणि आजकाल मैदानी खेळांचा खूप जास्त अभाव झाला. पतंग उडवणे हा सुद्धा एक त्या मैदानी खेळांमधलाच प्रकार होता. आणि आत्ताची पिढी आणि आधीची पिढी एकंदरीत हा जो बदलाव या पतंगीकडे किंवा या पतंगीच्या खेळाकडे झालेला आहे, त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? अभी देखो कैसा है, आज जो मैंने बताया ना कि मैदान खाली है और बच्चों के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे पास में जो आज दादा बन चुके, नाना बन चुके, वो बच्चों को साथ में लेकर आते कि भाई पतंग लेके जाते उसके हाथ से। मैं बोलता काका इतने सा पतंग, अरे बोले बेटा ये पतंग मैं इसलिए लेके जा रहा, बोले मैं जाऊंगा गच्ची पे चढ़ूंगा, बोले और ये बच्चों को साथ में रखूंगा, कम से कम थोड़ी देर तो मोबाइल छूटेगा, बोले इसके। मोबाइल नहीं छूट रहा, बोले बच्चों से खाना खा रहे तो भी मोबाइल है, बोले तो कम से कम उसकी वजह से पतंग उड़ाऊंगा तो मोबाइल तो छोड़ेगा थोड़ी देर। अच्छा, म्हणजे आता या सवयी सोडवण्यासाठी मैदानी खेळ हा एक पर्याय म्हणून बघितला जातो त्याच्याकडे. आता मला सांगा, आपण मैदानी खेळ आणि पतंगीबद्दल बोललोत. पतंगाचा हा जो खेळ आहे, म्हणजे वर्षभर तरी याच्याकडे लक्ष नसतं, नेमकं संक्रांत आली तेव्हा पतंग उडवली जाते, ही आठवण येते. याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? ये तो समझ लो कि ये जो संक्रांत है ना, ये समझ लो पूरे हिंदुस्तान में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। ये त्यौहार की गिनती में आ गया, यानी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो ये त्यौहार है तो हिंदू पतंग उड़ाएंगे और मुसलमान नहीं पतंग, यानी ये एक ही मेरे को ऐसा खेल लगता है जो जिसमें राष्ट्रीय एकता झलकती है, यानी हर इंसान पतंग उड़ाता। मी म्हणेल की आपल्या भारतात साजरे होणारे प्रत्येक सण एकात्मतेचे दर्शक आहेत. तुम्ही फक्त संक्रांत म्हणताय, होळी घ्या, दिवाळी घ्या, ईद घ्या, प्रत्येक सण हा एकात्मतेचा संदेश आपल्याला देतो. आणि फक्त आपण संक्रांतीलाच नाही म्हणू शकत. आता पतंगीचा विषय निघतोय तर मला सांगा की पतंग आणि चक्कर आणि मांजा याचे प्रकार असतात ना, ते प्रकारांबद्दल माहिती द्या. देखो अमरावती में जो पतंग उड़ाई जाती है ना, वो एक खास तौर से एक चक्री जो रहती है ना, अलग टाइप की रहती, इसमें बेरिंग फिट करा हुआ रहता। अच्छा. यानी तुम इंडिया में कहीं पे भी चले जाएंगे तो तुमको ये चक्री नहीं मिलेंगी। अच्छा. ये चक्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेल्फ सर्विस, यानी एक ही इंसान पतंग उड़ा सकता, सब कुछ वो चक्री पर ही कर लेता हूँ। और इसके अलावा दूसरी जगह जाएंगे तो एक चक्री पकड़ने वाला लगता है और एक पतंग उड़ाने वाला लगता है। और वो जब वो चक्री में पतंग जब कट जाती है, उसकी जो जब धागा खींचता तो पूरा ज़मीन पे गिरता और पूरा धागा ख़राब हो जाता। इसमें हमारा एक बार धागा डाल लिए तो धागा ख़राब नहीं होता, क्योंकि चक्री पे वापस चक्री पर ही लपेटे हुए आता। हां. अच्छा, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत जसं आधुनिकतेचा उपयोग केला जातो तसं चक्रीमध्ये पण बेरिंग टाकून ती ॲडव्हान्स केल्या गेली आहे. वाव, किती छान आणि चांगलं, म्हणजे इझिली होतं. आधी तरी 2 लोक लागायचे. हाँ, सिंगल आदमी पूरी पतंग उड़ा लेता है इसमें. बरं, आता मला सांगा की आप इतने सालों से, म्हणजे तुम्ही सांगितलं की वडिलोपार्जित तुमचा हा व्यवसाय आहे आणि तो आजतागत चालू आहे.
तर किती पिढ्या तुमच्या या व्यवसायात आणि आता पुढच्या पिढीचा तुमचा या व्यवसायाकडे बघण्याचा काय दृष्टिकोन आहे? अभी कैसा है, ये अभी तो मेरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, यानी मेरे अब्बा ने बनाया, मैंने बनाया, मेरा बेटा उसको संभाल रहा है। लेकिन आज उसका बेटा बोलता, जो मेरा बेटा बोलता कि भाई मैं आने वाले बच्चों को अपने पढ़ाई वढ़ाई करा के उनको कुछ ना कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं उनको पतंग के व्यवसाय में रखना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत मेहनत का काम हो गया बोले। और आज लेबर जो है ना, लेबर नहीं मिल रहा है आज, ये काम यानी 7 कारागीर को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो गया अभी। म्हणजे जसं पतंगीचा हा खेळ पडद्याआड जातोय, काळाआड जातोय, तसं तुमचा व्यवसायही तिकडे जाताना तुम्हाला दिसतोय का? दिख रहा है ना, मोबाइल ने सबको ठंडा कर दिया। नाही, म्हणजे वडिलोपार्जित तुमचा हा व्यवसाय आहे आणि आज आता पुढची पिढी तो व्यवसाय त्याच्या हातात घेताना विचार करते आधुनिकतेचा, की आज आता पिढी त्याची गरज नाही आहे, असं जेव्हा आहे तर कुठेतरी खंत व्यक्त होत असेल ना तुमची? नहीं हो रहा ना, क्योंकि मेरे 40 साल लग गए इसके अंदर। इसको खड़ा करने में मेरे 40 साल लग गए। 1977 में मैट्रिक पास किया, 1978 से मैं इसमें आ गया पतंग मैं मेरे अब्बा बोले कि बेटा तू एक काम कर, बोले मैं रिटायरमेंट ले लेता, तू फायर ब्रिगेड में लग जा। अच्छा, तो मेरे को ड्राइविंग करने को भेज दिया मेरे अब्बा ने कि तू ड्राइविंग सीख कर आ जा, अपन इसमें लगा देता, तेरे को मैं रिटायरमेंट ले लेता। अब फिर वो मैं मेरे खाला के यहाँ ड्राइविंग सीखने को गया, तो फिर मेरे अम्मा ने बोले बेटा पतंग का सीजन चालू हो गया, बोले वापस आ जा। अरे तो मैंने बोले यार एक तो मेरे को बोल दो तुम, क्या तू पतंग बना या ड्राइविंग कर। नहीं बोले अपन पतंग ही बनाएंगे। तो फिर जब से मैंने समझ लो अपनी जितनी भी एबिलिटी थी सब इसमें लगा दिया। अच्छा, मला सांगा की पतंग आता मी खाली बघत असताना तुमचे कारागीर जेव्हा पतंग बनवत होते ते ग्लू त्याला लावत होते, तो ग्लू कसा तयार केला जातो? ये अपना ये मैदा आता ना, मैदा लेते हैं, उसके अंदर वो नीलत होता है जो अपन क्या बोलते हैं उसको, मोरचूत बोलते हैं ना, कॉपर सल्फाइड। तो वो उसमें वो डालते हैं कि भाई ये पतंग चिक्की बनने के बाद में कैसा होता है, चूहे खा लेते थे या कुछ कीड़े खा लेते थे, लेकिन वो कॉपर सल्फाइड डालने की वजह से वो तुर्रट लगता ना, तो चूहे वगैरह उसको पतंग को खाते नहीं। तो फिर उसको उसमें डाल के थोड़ा सा कलर डाल देते उसमें, फिर कलर इसलिए डाल दे थोड़ी अट्रैक्टिव दिखती चिक्की ब्लू कलर की। तो फिर उसको ये घर वाले बनाते हैं मेरे चिक्की। अब वो आजकल बहुत परेशान हो गए, बोले मैं चिक्की नहीं बनाती, बोले मेरा मुंडा दुखने लग गया, बोले उसको बहुत ज़्यादा फेटना पड़ता होगा। तभी मुझे बताइए, जसं मी सांगितलं तुम्हाला दर्शको की अमरावतीतलं एक नाव आहे जमीलभाई पतंगवाले। पतंग घ्यायची म्हटलं की जमीलभाईंचं नाव तिथे निघतं। आपने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। अब ये कैसा है, अभी देखो यानी ये अपने को इसलिए करना पड़ता है कि भाई अपने को लोग पहचाने। अभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी मेरा एक हमारे अमरावती शहर का एक व्यक्ति है, मतलब दोस्ताना ही समझ लो, वहाँ दुबई में है वो। अपने पास यानी अभी मंडल का पेपर छपा ही नहीं था, उसने मेरे को वहाँ से फ़ोन कर दिया दुबई से कि भाई वो तुम्हारा जावेद भाई ने बोले रिकॉर्ड बनाया, बोले मुबारकबाद हो, बोले। तो मैंने बोला काय की रे भाई? हाँ, अरे बोले यार तुमको ही नहीं मालूम क्या? बोले हमको, बोले तुम्हारे से पहले खबर लग गई, बोले हमने मंडल बोले पढ़ लिए, बोले अच्छा मंडल बोले हमने उस मोबाइल पे पढ़ लिए, बोले देख लिए, बोले जावेद भाई को अवार्ड मिला करके। तो उसकी मुबारकबाद दिया उसने। प्रेक्षक हो, एशियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड हा रिकॉर्ड जमीलभाईच्या नावाने झालेला आहे 6 सप्टेंबर 2023ला आणि त्यांना अमरावतीला पोलीस परेड ग्राउंड अमरावती इथे देण्यात आला। त्याच्यानंतर त्यांच्या नावे दुसरा वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे, इंडियन बुक्स ऑफ रेकॉर्ड आहे, हा पण त्यांना पतंगीसाठी दिला आहे। 15 बाय 15 फीटची पतंग त्यांनी बनवली होती आणि 3 ऑगस्ट 2023ला हा त्यांना अवॉर्ड मिळालेला आहे। आमच्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे। महत्त्वाचं म्हणजे या सगळ्यातनं एक संदेश आपल्याला मिळतो की व्यवसाय लहान की मोठा हे महत्त्वाचं नाही आहे, ते करण्याचं तुमचं कर्तृत्व किती मोठं आहे, तुमचे प्रयत्न किती इमानदार आहेत, यावर सगळं तुमचं यश अवलंबून असतं। आणि आज जमीलभाई पतंगवाले या नावाची जी तुमची वेगळी ओळख तयार झाली आहे आणि तुमच्या नावे असे रिकॉर्ड्स झाले आहेत, तर नक्कीच ही अभिमानाची गोष्ट आहे। तुम्हाला काय वाटतं? बहुत खुशी होती जब कोई बोलता कि भाई मैंने तुम्हारा वो रिकॉर्ड देखा करके रिकॉर्ड बुक में। अभी देखो आपने बोले ना यश मिलना चाहिए,
तो जब हमने ये धंधा शुरू करे तो हमारी औकात 4.75 की है सिर्फ। 4 रुपये का भांसा लाते थे और 75 पैसे के कागज़ लाते थे। मैं उसको अपनी औकात मानता। मैंने आज तक के इस पे गुरूर घमंड नहीं किया। लेकिन जब ये लोग मेरे को बोलते ना यार तूने ये रिकॉर्ड बना, मेरे क्लास में मेरा रैंक जो रहता था ना 1 2 3, ये हम 3 दोस्त थे। 3 दोस्त थे, अहफाज और एक अफसर सिद्दीकी और एक मैं। ये तीन जो नंबर है ना, कभी तीनों में घूमते थे। कभी मैं पहला आ जाता था, कभी वो दूसरा आ जाता था, कभी मैं तीसरा आ जाता था। अब वो जब दोस्त आने वाले मिलते थे मेरे को, अरे यार तू कहाँ है रे भाई? हम तो यार ये वो प्रोफेसर बन गया, वो इसमें BSNL में ऑफिसर बन के रिटायर हुआ, तू क्या कर रहा? मैं जब बोलता था यार कि मैं तो पतंग बना, तो मेरे को ना थोड़ा सा उनको ऐसा लगता था कहीं ना कहीं ये भी फिट हो गया होगा। तो उनको ताज्जुब होता था यार तू पतंग बना रहा है, पतंग तो 2 ही महीने चलती, बाकी क्या करता? तो मैंने बोला भाई मैंने उसमें अपनी, यानी मैं पतंग बनाने में पूरा निपुण हो चुका हूँ। जब मेरे एक हमारे सर थे, मराठी पढ़ाते थे, तो वो उन्होंने पूछे क्या कर रहा तू? मैंने बोला सर पतंग बना रहा हूँ। लेकिन सर मैं पतंग में पूरा निपुण हो चुका हूँ। यार तूने जो शब्द बोला निपुण, बोले बहुत अच्छी बात है, बोले निपुण बोले तो बोले परफेक्ट मैं आता, बोले तूने शब्द बहुत अच्छा वापरा, बोले मेरे को बहुत खुशी। मराठी पढ़ाते थे सर वो गुलाम अली सर उनका नाम था। मी हेच विचारणार होती की पतंग बनवताय, पतंग व्यवसाय करताय, या गोष्टीचा आत्ता जसं तुम्ही सांगितले की माझा मित्र इथे आहे, माझा मित्र तिथे आहे, त्यांच्यासमोर एक तो आपल्याला भावना असते किंवा ते आपल्याला जाणीव करून देतात, एक हीन भावना, तसं कधीच नाही वाटलं आज जे एकंदरीत तुम्ही? नहीं, पहले मेरे को बहुत शर्म आती थी बोलने को क्या मैं पतंग बनाता। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा यार अपन किसी की चोरी चमारी तो कर नहीं रहे, मेहनत कर रहे और कमा रहे, तो फिर मेरे को उस पर गुरूर होने लगा। लेकिन फिर भी कैसा हुआ ना तुमको, उनसे पहले शादी मेरी हुई, उनसे पहले हज मेरा हुआ, उनसे सबसे अभी यानी वो रिटायर हुआ मेरा दोस्त, तो अभी जाकर हज को आया, हज ये साल कर आया। मेरे को हज करने को 22 साल हो गए। मेरा सारा काम पहले होगा उनसे। हो, खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. आणि प्रेक्षक मी तुम्हाला एकच सांगेल, याआधीही सांगितलं की काम लहान किंवा मोठं नसतं, ते काम करण्यामागची तुमची वृत्ती, तुमची मानसिकता ही ठरवतं की ते काम किती लहान आणि किती मोठं आहे. त्यामुळे आपल्या प्रयत्नांवर विश्वास ठेवा, आपली मानसिकता वाढवा, आपला दृष्टिकोन वाढवा, तर नक्कीच छोटंसं काम म्हणजे जमील भाई सगळ्यात मोठं उदाहरण या गोष्टीचं आहे की छोटासा व्यवसाय का असेना एक मोठं नाव तुमचं करू शकतो. फक्त तुमचे प्रयत्न त्या लेवलचे पाहिजे. दुसरा काही संदेश यातनं आपण देऊ शकत नाही. धन्यवाद.